गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बुक हमारी 1 है बेटा, चैप्टर 4 संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका। इसमें हमने संसद में जो राष्ट्रपति की भूमिका है उसके बेटा हमने विधायी शक्तियों तक कर चुके हैं। उसके बाद की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहली आर्टिकल 123, राष्ट्रपति के नाम अध्यादेश जारी करना। यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है वो उसकी जो इस शक्ति की व्यवस्था की गई है वो 123 आर्टिकल के तहत की गई है। और इसमें राष्ट्रपति विधेयकों के संबंध में 3 प्रकार की वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। और वो 3 प्रकार की वीटो पावर कौन सी हैं बेटा? निलंबनकारी वीटो पावर। ये तब जारी कर सकता है जब विधेयक पर पुनः विचार के लिए उसे वापस लौटाना हो। यानी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए जाएगा तो उसे दोबारा से पुनर्विचार के लिए भेजना, ये उसकी निलंबनकारी वीटो पावर में आता है। उसके बाद है आत्यमिक वीटो पावर, और यह तब की जाती है जब राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति नहीं देता। यानी कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जब जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी नहीं देगा, तो वो होता है आत्यमिक वीटो पावर। उसके बाद तीसरी जो वीटो पावर है वो है पॉकेट वीटो। यानी कि इसमें कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और वो राष्ट्रपति उस पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा और इसको वो अपने पास सुरक्षित रखेगा। विधेयक पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना। और ऐसी सिचुएशन आज तक किसी राष्ट्रपति ने नहीं की है, लेकिन एक राष्ट्रपति हमारे जो हैं ज्ञानी जाल सिंह, जिन्होंने अपनी इस पावर का प्रयोग किया था। विधेयक को 14 दिन तक अपनी पॉकेट में डालकर घूमते रहे। इस संबंध में उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी अन्यों को नहीं दी थी। तो भारत में वीटो पावर का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जाल सिंह जी हैं, और इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बेटा। उसके बाद राष्ट्रपति की न्याय संबंधी शक्तियां हम कर रहे हैं। आर्टिकल 124D, इसमें क्या है बेटा? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाता है। आर्टिकल 72 के अनुसार किसी के मृत्युदंड को क्षमादान में बदलना। किसी भी व्यक्ति को या मुजरिम को जब उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो उस पर जब उस दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा की मांग की जाती है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड को क्षमादान में बदल सकता है आर्टिकल 72 के द्वारा। आर्टिकल 143, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्याय संबंधी सलाह परामर्श मांग सकता है। यानी किसी भी विषय को लेकर राष्ट्रपति को कोई दुविधा है तो वो एक कानूनी सलाह मांगने के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग करेगा? 143। और किससे मांग सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या न्याय संबंधी अन्य जजों से वो परामर्श मांग सकता है। अब हम लेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास ये 3 ऐसी शक्तियाँ हैं, 3 ऐसे आर्टिकल हैं जब वो भारत के संविधान में नामात्र की कार्यपालिका के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। आर्टिकल 352, बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और किस सिचुएशन में लगता है? बाह्य आक्रमण, किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण किया जाने पर, जैसे कि पाकिस्तान ने किया था 1965 में, और 1965 में पाकिस्तान ने नहीं बेटा, चीन ने किया, और फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ, और उसके बाद कारगिल के समय में। तो जब इस प्रकार के आक्रमण भारत पर होते हैं किसी विदेशी ताकत द्वारा, तो उस समय जो बाह्य आक्रमण के समय जो आर्टिकल लगता है वो 352 है और इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आर्टिकल 356 क्या है? संवैधानिक विफल होने के कारण आपातकाल लगना। किसी भी राज्य में जब
वहाँ संवैधानिक जो मशीनरी काम कर रही है, शासन कर रही है, वो उस शासन को संभालने में असमर्थ हो जाए, उपद्रव मच जाए, तो उस पर्टिकुलर राज्य में जो आपातकाल लगाया जाता है वो आपातकाल कौन सा है? 356। अब आर्टिकल 360 ये वो आपातकाल है बेटा, ये वित्तीय आपातकाल। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का जब दौर चला तो कई देशों में वित्तीय आपातकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई, और ऐसी स्थिति में जब देश में आर्थिक संकट गरमाता है पूरे देश में, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है, वित्तीय आपातकाल लगता है, और ये 360 के द्वारा लगता है। और वित्तीय स्थिति में ही मैंने आपको बोला था कि हम राष्ट्रपति के उसको वेतन को कम कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की स्वेच्छा से, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 58 और 358 और 359 को हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, और ये कब होता है बेटा? जब आपातकाल लगते हैं। इसीलिए इनका वर्णन हम आपातकाल के समय में ही कर रहे हैं कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का आदेश दे सकता है आर्टिकल 358 और 359 के तहत। केवल इस स्थिति में भी दो आर्टिकल हमारे सुरक्षित रहेंगे, दो मौलिक अधिकार हमारे सुरक्षित रहेंगे, और वो कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 20 के द्वारा जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, जो कि होती है दोष सिद्धि का अधिकार, यानी आप पर अगर कोई दोष लगाया जा रहा है तो उस दोष को आप सिद्ध करने या अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ये आर्टिकल आपसे नहीं छीना जाएगा। और आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे आपातकाल में, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं निजता का अधिकार। अब हम लेते हैं बेटा वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं? कोई भी बिल विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में नहीं रखा जा सकता। किसी भी प्रकार का विधेयक हो, अगर उसे संसद में रखना है मंत्रिपरिषद को, तो उसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। उसके बाद वित्तीय अनुदान की मांग राष्ट्रपति पूरा करता है। किसी भी राज्य को कोई वित्तीय अनुदान चाहिए तो इसके लिए वो राष्ट्रपति से मांग करता है, और राष्ट्रपति ही उस मांग को पूरा करता है। भारत का बजट लोकसभा में पेश करवाने से पूर्व जो सहमति लेनी है वो राष्ट्रपति द्वारा ली जाएगी, और उसके बाद राष्ट्रपति का ही उत्तरदायित्व होगा उस बजट से पूर्व जो भी कार्य है करवाने का। उसके बाद है बेटा आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का सीधा नियंत्रण होता है, और आकस्मिक निधि को हम बेटा 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। क्या है? राजस्व निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि। अब राजस्व निधि किसे कहते हैं? जिसमें हमारा जो जनता से कर लिया जाता है वो इकट्ठा किया जाता है, और संचित निधि जो है ये वो है जिसमें से सरकारी अधिकारी जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, उपराज्यपाल और ये उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। और आकस्मिक निधि क्या है बेटा? पूरे बजट में से कुछ धन निकाला जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, और देश पर कोई आपदा आती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय उस धन को प्रयोग किया जाता है। अब हम लेंगे प्रकीर्ण शक्तियाँ। राष्ट्र के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करना, यानी एक राष्ट्र में जो निर्माण के लिए आवश्यक नियम है उनका निर्माण करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, और यह उन परिस्थितियों में प्रयोग करता है जब आपातकाल जैसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय कानून बनाने के लिए विधानपालिका नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में इन शक्तियों का प्रयोग वो करता है। और इसकी व्यवस्था राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास होता है ये अधिकार, लेकिन दोनों के आर्टिकल अलग हैं। जो राष्ट्रपति है वो 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, और जो राज्यपाल है वो 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है। उसके बाद है बेटा कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियों में आर्टिकल जो 53 है उसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कार्यकारी शक्तियों का, जो हम पहले कर चुके हैं। कार्यकारी का शक्तियाँ हमने की थी। उसके बाद राज्यपाल के उसी में अगर हम पीछे एक लगा देंगे 153 जब आर्टिकल बन जाएगा तो ये राज्यपाल को दिया गया ये अधिकार, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्यपाल की होती है। तो राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है कार्यपालिका शक्तियाँ वो है आर्टिकल 53 के अनुसार,
और राज्यपाल को दिया गया है वो 153 के अनुसार। अब हम लेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, वो हमने राष्ट्रपति को किसके तहत दी गई हैं, आर्टिकल 123 के तहत। और जब राज्यपाल को ये शक्तियाँ दी गई हैं तो ये किसके तहत दे रखी हैं, आर्टिकल 213 यानी कि 213 के अनुसार। अब हम लेंगे बेटा विशेषाधिकार शक्तियाँ। विशेषाधिकार शक्तियों में राष्ट्रपति को 12 सदस्यीय राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है और लोकसभा में 2 सदस्यीय। और राज्यसभा में जब हमने राज्यसभा और लोकसभा की थी बेटा, तो उस दौरान हमने दोनों ही संगठनों का किया था और उस दौरान हमने ये भी चर्चा की थी कि 12 सदस्यीय राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो 12 सदस्यीय जो किए जाएंगे वो हैं आर्टिकल 330 के अनुसार, और लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो आर्टिकल 321 के अनुसार। अब ले लेते हैं हम आर्टिकल 361। राष्ट्रपति अपने किसी भी कार्य के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और जब तक वो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर होते हैं तब तक उन पर न्यायालय द्वारा उन्हें ना तो बंदी बनाया जा सकता है और ना ही उन पर कोई भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ये जो सुविधा उनको दी गई है, ये सुविधा उनको आर्टिकल 361 के तहत दी गई है। अब इस 361 को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो वित्तीय संकट है वो 360 है इमरजेंसी, और वित्तीय संकट के बाद जो आर्टिकल आपका शुरू होता है उसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को ये व्यवस्था दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद नियुक्त होता है, लेकिन उनकी सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। कि मंत्री परिषद की सलाह मानने की व्यवस्था तो राष्ट्रपति के लिए की गई है, लेकिन वो उनकी सलाह माने या ना माने इसके लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है, वो इस कार्य के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ बेटा जहाँ आर्टिकल 74 आता है उसके साथ साथ आपका उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शुरू हो जाता है। तो हम इसे आने वाली वीडियो में पहले हम उपराष्ट्रपति को लेंगे और फिर हम लेंगे प्रधानमंत्री को। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।